सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी की परेशानी मैं समझ रहा हूँ। विद्वान आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी इनकी इतनी बुरी तरह फंसी है कि जो पैसा इत्र वाले का समझ रहे थे वो इनके मित्र का निकला। और मित्र का निकला क्योंकि उसके फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया पर सारे इनके साहब का फोटो लगा हुआ था। और स्वाभाविक की अगर बात करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी चाल चरित्र की बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी का चरित्र है, तो देश को याद है कि हिंदुस्तान में पहला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो कैमरे पर नोट लेते हुए पकड़ा गया। पहली बार आपके मुख्यमंत्री मंत्री थे दिलीप सिंह जी देव। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, येदियुरप्पा को लोग भूले नहीं है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात सौरभ जी ये है कि सुधांशु जी तो शालीनता के साथ प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कह देते हैं कि इसकी सत्यापित जांच एजेंसियां करेगी और फैसला अदालत करेगी। हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जोर जोर से जनता के बीच में खड़ा होकर झूठ बोलता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नीचे जांच करने वाली एजेंसियां अगर जांच कर रही है और सत्यापन का विषय है और अदालत के फैसले का विषय है, तो प्रधानमंत्री बोलकर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि सीडीआर की जांच कराई जाए, नार्को टेस्ट कराई जाए। अभी भी बोल रहा हूं, सारे नाम इनके निकलेंगे। सीडीआर चलिए ठीक है, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए राजीव भाई। क्यों रहे हैं सौरभ जी? बात सुन, नहीं सौरभ सुन लीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, देश की जनता कंफ्यूज नहीं है। मैं वही बात कह रहा था जिस दिन ये पकड़ा गया, इनके सारे प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोलने लगे। जब इनका असली चेहरा सामने आने लगा, उसके सोशल मीडिया से इनका फोटो आने लगा, तो इनके अधिकारी जब सरकार फंसती हुई नजर आई, तो इनके अधिकारी जाकर बोलते हैं कि कर चोरी का पैसा है। जब पैसा इनके मित्र का निकल गया तो कर चोरी का पैसा हो गया। नहीं तो समाजवादी का था, काला धन था, दिवालगिरी का निकल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी जाकर बोला है कि कर चोरी का है, कि इनके अधिकारी बोले हैं? और इनके अधिकारी सरकार की मंशा के विरुद्ध बोले हैं। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता कंफ्यूज नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन का चोला पहन ले, लेकिन सब जानता है पैसा इनका है। इसीलिए जो काला धन था, जो दीवार से निकल रहा था, कर चोरी का रातों रात बदल गया कि कहीं पकड़े न जाए। और बाद में बात होगी तो प्रधानमंत्री अभी क्यों फैसला सुना रहे हैं? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे प्रदेश से। आज डीजीआई ने एक और प्रेस रिलीज जारी की है। हो जाएगी तो सौरभ जी, मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। सुधांशु जी, सबसे पहले आपने मेरे ऊपर रेड की बात करी है। मैं स्वागत करता हूं दो वजह से। एक तो स्वागत इसलिए करता हूं रेड का कि दूध का दूध और पानी का पानी आपकी जांच एजेंसिया से बाहर आ जाएगी कि राजीव राय के पास कितना काला धन था। और मैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आपके आईटी सेल ने, आपने जितने मीडिया में चलाया है कि 24 लाख 200 करोड़ रुपया का कर्जा, पता नहीं क्या क्या लगाया है, सौरभ जी और सुधांशु जी को मैं साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मेरी जितनी आपने आईटी सेल में चलाए, आधी संपत्तियां खाली वापस कर दीजिए। मैं 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं। तो ये सच सामने आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं सुधांशु जी, फिर आपको क्लियर कर दूं। मैंने कहा नुक्ते के हेर से खुदा जुदा हो जाता है। आप तो गए थे इत्र वाले का, निकल गया आपका मित्र वाला। तीसरी बात आप कह रहे थे अल्टो वाली, मिनटों नहीं लगे, हमने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया। जो कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया। आपके गृह मंत्री रौंदवा देते हैं, 302 के मुजरिम है, 3 साल से मुकदमा नहीं आ रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं। उसको तो आप केंद्रीय मंत्री में रखे हुए हैं। तो शुभ चलनियो हसे। अगर आप आपराधिक इतिहास पर जाने लगेंगे तो प्रदेश का सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का गृह राज्य मंत्री है। तो आप मत बात करिए, आपके मुंह से शोभा नहीं रख देता है। नहीं, ये कहना चाह रहे थे राजीव भाई जी, ये कह रहे थे अगर आपकी पार्टी, जो आपने माना कि हुआ, अगर आपकी पार्टी गाड़ी ला करके उस पर भाजपा का झंडा लगा करके उसको तोड़वा सकती है, तो फिर वो जो शिखर वाली तस्वीर है वो 10 सेकंड दे दीजिए। जी राजीव जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये अभी तथाकथित रूप से हमारे पार्टी के थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। सारी एजेंसियां तो इनके थे ना, सारी एजेंसियां तो इनकी है। और जो शिखर वाला है, संबित पात्रा का याद है, आप ही लोग किसी सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे, वो भी किसी और ने लगा दिया, शिखर के सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जांच करवाएंगे मेरे इनकम टैक्स का। मेरे जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर उंगली उठाया, आज तक कभी मेरे विपक्षियों ने भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है। और राजनीति से प्रेरित नहीं है ना,
तो मैं आपको आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं कि जहां जहां आपने चुनावों से पहले रेट डलवाए हैं वहां की विपक्षियों ने नहीं, राजनीतिक दलों ने नहीं, जनता ने जवाब दे दिया आपको, और वही दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मेरे वो सारी संपत्तियां जिन्होंने आपने आईटी सेल और तथाकथित पत्रकार मित्रों से आपने पब्लिक में लाया है, उसका आधा ही मेरे वापस करिए, 5 गुना टैक्स दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूं जी। सर आप तो विद्वान है, आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? एक कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? क्या विरोधाभास है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आपने मित्र वाले को समझकर छापा मरवाया, निकल गया आपका मित्र वाला और पुराना इतिहास निकल गया, तो आपका जो काला धन था, एक दिन काला धन हो जाता है, दूसरे दिन कर चोरी हो जाता है, तीसरे दिन शिक्षा लेदर होता है, तो फिर काला धन हो जाता है। आप कब तक भागते रहेंगे? और ये आपका चरित्र और आपका इतिहास बता रहा है, बंगारू लक्ष्मण यद्रुपा से लेकर दिलीप सिंह जुदेव तक का। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ये तो आपकी फिलॉसफी थी ना सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैमरे पर पकड़े गए थे ना सर। आप मायावती जी को जबरदस्ती बार बार ला रहे हैं, वो तो नोटों को माला पहनकर खड़ी रहती थी और मूर्ति में भी बैग लगाकर रखी रहती थी, तो उनकी बात तो मैं बार बार जिक्र आप अच्छा एक मिनट धर्मवीर जी का जवाब देता हूं, उसके बताता हूं। ठीक राजीव, आप कैसे बात कर सकते हैं सर? मायावती ये 500 सौरभ जी, ब्राह्मणों की सुधांशु त्रिवेदी जी को सिलेक्टिव एमेंसिया की बीमारी है क्या, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या हुआ, वो दर्शकों को याद दिला रहे हैं। माननीय सुधांशु जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिला रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपराधिक धाराओं वाले 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपनी दस्तखत से अपना केस वापस ले लिया। ऐसे भी कहीं विलक्षण उदाहरण मिलेंगे सुधांशु जी? कहीं हिंदुस्तान के इतिहास का, मैं दुनिया के इतिहास में बोल सकता हूं कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा जो खुद ही दस्तखत करके अपने तमाम आपराधिक मुकदमे वापस ले ले। वो किसके दबाव में हुआ था? जब आप अपने खुद मुकदमे वापस लेते हैं तो याद नहीं रहता है, लेकिन न्यूक्लियर डीलर में देश के हित में कोई फैसला लिया गया तो उसको आप मुकदमे वापसी से जोड़ लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या हुआ, जोड़ लेते हैं। अरे सरकार तो साहब आपकी थी साहब, अभी 7 साल से तो आप सरकार में हैं, आप इनके तो याद कर लीजिए ना। किसने अधिकार दिया था कि मुख्यमंत्री बनते ही? आपकी सरकार थी सर, आपके सरकारी वकील थे, आपकी पुलिस थी, सरकार में आप थे, कोई नहीं था। आपको न्यायपालिका में थोड़ा सा भी विश्वास होता तो न्याय हित में उन मुकदमों को न्यायपालिका से गुजरने देते, वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपको तो डर है कि अगर न्यायपालिका में चला होता तो शायद जोगी जी और मौर्य जी अब तक जेल में होते। ये डर ने आपको अपने मुकदमे वापस लिए, ये भी तो जनता को बता देते सर। देखिए, कानपुर से कन्नौज तो गिरगिट गिरने वाले जाने कितनी बार गिरगिट की तरह रंग बदलकर उसी पार्टी के साथ सरकार में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो इन्हीं का इतिहास है ना सर। और मैं फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि गिरगिट गिरने वाले, गिरगिट की तरह रंग बदलकर सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गलभैया खेलने वाले और राखी बनाने वाले, अगर गलती से इनको कुछ सीटें जिता दिया तो चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े नजर आएंगे। तो ये अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए अनर्गल कुछ बोलते रहे तो उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं।